हम्म आज के इस तेजी से बदलते डिजिटल परिदृश्य में, मतलब जहां हर दिन नई तकनीकें और नए एप्लीकेशन सामने आ रहे हैं, एक बात बिल्कुल साफ है। हाँ, बिल्कुल साफ है। मजबूत और स्केलेबल एप्लीकेशंस बनाना अब सिर्फ एक विकल्प नहीं रहा है। ये एक बहुत बड़ी मतलब ये एक बहुत बड़ी जरूरत बन गया है। सही कहा। तो आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का मुख्य स्रोत एक बहुत ही शानदार लेख है, जिसका शीर्षक है इंजीनियरिंग प्रोडक्शन रेडी रेस्ट एपीआईज विद स्प्रिंग बूट। बहुत ही प्रासंगिक विषय है। और आज का हमारा मिशन बहुत ही स्पष्ट है। सीखने वालों और डेवलपर्स के लिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक बेहतरीन और सफल एप्लीकेशन के बैकएंड को कैसे डिजाइन किया जाता है। बिल्कुल। और हाँ, हम ये सब बिना किसी जटिल तकनीकी शब्दावली या जार्गन में उलझे हुए करेंगे। ये विषय वाकई में बहुत ही रोमांचक है ना? क्योंकि ये उन तकनीकों के बारे में है जो हमारी पसंदीदा ऐप्स को पर्दे के पीछे से चलाती हैं। जब भी कोई अपने फोन पर एक बटन दबाता है और जादू की तरह डेटा सामने आ जाता है, तो उसके पीछे यही सब काम कर रहा होता है। जब हम डिजिटल दुनिया की बात करते हैं तो अक्सर सारा ध्यान सिर्फ इस बात पर होता है कि एप्लीकेशन दिखने में कैसा है, मतलब उसका यूजर इंटरफेस या यूआई कैसा है। हाँ, फ्रंट एंड की तरफ ज्यादा ध्यान जाता है। बिल्कुल, लेकिन जो असली इंजन है वो बैकएंड में होता है। एक सही आर्किटेक्चर किसी भी एप्लीकेशन की वो मजबूत नींव होता है जिस पर पूरी इमारत खड़ी होती है। सही बात है। अगर नींव कमजोर है तो चाहे फ्रंट एंड दिखने में कितना भी सुंदर क्यों ना हो, जब हजारों यूजर्स एक साथ उस ऐप पर आएंगे तो वो लोड नहीं संभाल पाएगा और क्रैश हो जाएगा। वो तो है। स्रोत में भी इसी बात पर जोर दिया गया है कि स्प्रिंग बूट जैसे फ्रेमवर्क के साथ प्रोडक्शन रेडी एपीआई बनाना क्यों इतना महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ कोड लिखने के बारे में नहीं है, ये एक ऐसा सिस्टम बनाने के बारे में है जो टिकाऊ हो। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। स्रोत में सबसे पहले रेस्ट एपीआई का जिक्र किया गया है। तकनीक को गहराई से समझने वालों के लिए ये एक बहुत ही आम शब्द हो सकता है। हाँ, काफी आम है। लेकिन अगर हम इसके मूल सिद्धांतों की बात करें तो वास्तव में ये रेस्ट एपीआई है क्या? देखिए, रेस्ट का पूरा नाम है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। अगर इसे आसान शब्दों में कहूं तो ये नेटवर्क किए गए एप्लीकेशंस को डिजाइन करने का एक आर्किटेक्चरल तरीका है। अच्छा। ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जिसे डाउनलोड किया जा सके, बल्कि ये कुछ नियमों और सिद्धांतों का एक सेट है। स्रोत के अनुसार ये वेब पर सिस्टम्स के बीच बातचीत करने के लिए HTTP रिक्वेस्ट का उपयोग करता है। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। बिल्कुल। और इसके जरिए मुख्य रूप से 4 काम किए जाते हैं जिन्हें हम CRUD ऑपरेशन कहते हैं, यानी क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। CRUD ऑपरेशन, समझ गया। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जब कोई सोशल मीडिया पर नई पोस्ट डालता है तो वो क्रिएट है। हाँ। जब फीड स्क्रॉल की जाती है तो वो रीड है। पोस्ट को एडिट करना अपडेट है और उसे हटा देना डिलीट है। बैकएंड में ये सब काम इन्हीं HTTP रिक्वेस्ट्स के जरिए होते हैं। बहुत ही आसान उदाहरण है ये। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि रेस्ट एपीआई पूरी तरह से स्टेटलेस होती है। स्टेटलेस मतलब? इसका सीधा सा मतलब ये है कि क्लाइंट, जैसे कि एक मोबाइल ऐप या वेब ब्राउजर, से सर्वर के पास आने वाली हर एक रिक्वेस्ट अपने आप में पूरी तरह से स्वतंत्र और मुकम्मल होती है। अच्छा, मतलब सर्वर कुछ याद नहीं रखता? एकदम सही। सर्वर पिछली किसी भी रिक्वेस्ट की कोई याददाश्त या कॉन्टेक्स्ट अपने पास सेव करके नहीं रखता। उस नई रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए जितनी भी जानकारी चाहिए होती है वो सब उसी रिक्वेस्ट के पेलोड या हेडर्स के अंदर मौजूद होनी चाहिए। कल्पना कीजिए कि कोई इंसान किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा है जिसकी याददाश्त हर वाक्य के बाद पूरी तरह मिट जाती है। अरे बाप रे! ऐसे में हर बार नई बात शुरू करते समय पूरा संदर्भ और सारी पुरानी जानकारी दोबारा देनी पड़ेगी। बिल्कुल यही काम रेस्ट एपीआई में होता है। ये एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, लेकिन पहली नजर में ये थोड़ा अजीब लग सकता है कि सर्वर कुछ याद क्यों नहीं रख रहा है। क्या इससे बार बार एक ही डेटा भेजने का ओवरहेड नहीं बढ़ जाता? ओवरहेड जरूर थोड़ा बढ़ता है, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा फायदा है वो है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी कैसे? चूंकि सर्वर को किसी भी यूजर का सेशन डेटा या पुरानी यादें अपनी मेमोरी में स्टोर करके नहीं रखनी पड़ती, इसलिए सिस्टम बहुत हल्का रहता है। अच्छा, समझ रहा हूँ। अगर अचानक से ट्रैफिक बढ़ जाए तो बैकएंड में 10 नए सर्वर और जोड़े जा सकते हैं और कोई भी रिक्वेस्ट किसी भी सर्वर के पास जा सकती है, क्योंकि किसी भी सर्वर को पुरानी हिस्ट्री जानने की जरूरत ही नहीं है। ये लॉजिकल लगता है। अब स्रोत में एक और बहुत बड़ा नाम है स्प्रिंग बूट।
जावा इकोसिस्टम में तो इसकी बहुत चर्चा होती है, हाँ, बहुत ज्यादा। लेकिन रेस्ट एपीआई बनाने के लिए स्प्रिंग बूट इतना लोकप्रिय क्यों है? बाजार में तो और भी कई फ्रेमवर्क्स मौजूद है ना? स्रोत में स्प्रिंग बूट को चुनने के 4 बहुत स्पष्ट कारण बताए गए हैं। पहला कारण है रैपिड डेवलपमेंट, यानी तेजी से विकास। तेजी से विकास? हाँ, जिन डेवलपर्स ने पुराने जमाने में जावा स्प्रिंग पर काम किया है, उन्हें याद होगा कि एक छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए भी कितनी सारी XML फाइल्स और कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी पड़ती थी। वो एक तरह का दुस्वप्न था। हाँ, मैंने भी सुना है इसके बारे में। स्प्रिंग बूट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता है। इसका मतलब है कि फ्रेमवर्क खुद ही प्रोजेक्ट की ज़रूरतों को समझकर कई सारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स अपने आप लागू कर देता है। वाओ! जो काम पहले हफ्तों का समय लेता था, वो अब कुछ ही मिनटों में शुरू किया जा सकता है। तो ये डेवलपर्स के लिए एक बहुत बड़ा समय बचाने वाला टूल है। और दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है इसका माइक्रो सर्विसेज के लिए तैयार होना। माइक्रो सर्विसेज। आज के समय में एप्लीकेशंस एक विशाल मोनोलिथ की तरह नहीं बनाए जाते, बल्कि उन्हें छोटे-छोटे स्वतंत्र हिस्सों में बांटकर बनाया जाता है। स्प्रिंग बूट का डिजाइन ही ऐसा है कि वो इन छोटी सर्विसेज को बनाने और उन्हें आपस में जोड़ने के लिए एकदम सही बैठता है। और तीसरा कारण? तीसरा कारण है एक विशाल कम्युनिटी का सपोर्ट। वो तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जब दुनिया भर में लाखों डेवलपर्स एक ही टूल का इस्तेमाल कर रहे हों, तो अगर कोई बग या समस्या आती है तो उसका समाधान इंटरनेट पर पहले से मौजूद होता है। ये किसी भी प्रोडक्शन रेडी सिस्टम के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। और चौथा कारण भी था ना कोई? हाँ, चौथा कारण है इनबिल्ट टूल्स, विशेष रूप से एम्बेडेड सर्वर्स। एम्बेडेड सर्वर्स। स्रोत में खास तौर पर टॉमकैट, जेटी और अंडरटो का नाम लिया गया है। पुराने समय में एप्लीकेशन का कोड लिखकर उसे एक अलग वेब सर्वर पर डिप्लॉय करना पड़ता था, जो एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया थी। अच्छा। स्प्रिंग बूट के साथ सर्वर एप्लीकेशन के अंदर ही एम्बेडेड होता है। बस एक फाइल रन करनी होती है और सर्वर अपने आप स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से ये विषय और भी ज्यादा रोचक हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमने ये समझा कि रेस्ट एपीआई क्या है और स्प्रिंग बूट का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। सही। लेकिन स्रोत केवल टूल्स तक सीमित नहीं है। ये बेस्ट प्रैक्टिसेस यानी बेहतरीन एपीआई बनाने के नियमों पर बहुत गहराई से बात करता है। इसमें सबसे पहला नियम है यूजर के नजरिए से डिजाइन, जिसे कंज्यूमर सेंट्रिक डिजाइन भी कहते हैं। हाँ, स्रोत में यह स्पष्ट किया गया है कि एपीआई के यूआरएल को कैसे नाम देना चाहिए। उसमें लिखा है कि यूआरएल में वर्ब्स यानी क्रिया की जगह नाउन्स यानी संज्ञा का इस्तेमाल करना चाहिए। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां कई शुरुआती डेवलपर्स गलती करते हैं। वो यूआरएल को किसी फंक्शन के नाम की तरह सोचने लगते हैं। स्रोत में दिया गया उदाहरण इसे बिल्कुल साफ कर देता है। जैसे अगर सिस्टम से यूजर्स की लिस्ट निकालनी है तो यूआरएल गेट यूजर्स नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। इसके बजाय सिर्फ /users होना चाहिए, क्योंकि HTTP मेथड जो इस्तेमाल हो रहा है यानी गेट, वो पहले से ही ये बता रहा है कि डेटा लिया जा रहा है। सही कहा। ऐसे में यूआरएल के अंदर गेट शब्द जोड़ना सिर्फ दोहराव है और ये प्रोफेशनल नहीं लगता। इसके अलावा स्रोत वर्जनिंग को भी बहुत महत्वपूर्ण मानता है, जैसे कि यूआरएल की शुरुआत में V1 लगाना। वर्जनिंग तो असल में किसी भी प्रोडक्शन एपीआई की जान होती है। वो कैसे? कल्पना कीजिए कि एक मोबाइल ऐप है जो किसी एपीआई के पुराने स्ट्रक्चर पर काम कर रहा है। अगर बैकएंड टीम अचानक से एपीआई के डेटा भेजने का तरीका बदल दे, तो वो मोबाइल ऐप तुरंत क्रैश हो जाएगा। अरे हाँ, ये तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। बिल्कुल। वर्जन 1 को बनाए रखते हुए नया वर्जन 2 लॉन्च करने से यह सुनिश्चित होता है कि पुराने सिस्टम्स बिना किसी रुकावट के चलते रहें, जबकि नए सिस्टम्स नए फीचर्स का लाभ उठा सकें। और जब हम क्लाइंट से बात कर रहे हैं तो सही जवाब देना भी उतना ही जरूरी है। स्रोत यहाँ HTTP स्टेटस कोड्स के सही इस्तेमाल की बात करता है। बिल्कुल। जब कोई रिक्वेस्ट आती है तो क्लाइंट को ये पता चलना चाहिए कि बैकएंड में क्या हुआ। इसके लिए स्टेटस कोड्स एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड की तरह काम करते हैं। जैसे कि 200। ओके। हाँ। अगर रिक्वेस्ट सफल रही तो स्रोत के अनुसार 200 सीरीज के कोड्स वापस जाने चाहिए। अगर कोई रिसोर्स नहीं मिला तो 404 नॉट फाउंड जाना चाहिए। और अगर सर्वर ही क्रैश हो जाए तो 500 इंटरनल सर्वर एरर जाना चाहिए। ये एक तरह की सार्वभौमिक भाषा है जिसे दुनिया का हर फ्रंट एंड फ्रेमवर्क या मोबाइल ऐप समझता है। ये तो बात हो गई डिजाइन और बातचीत के तरीकों की। लेकिन आज के डिजिटल युग में जहां आए दिन डेटा ब्रीच की खबरें आती रहती हैं, सुरक्षा को लेकर स्रोत क्या कहता है? सुरक्षा के मामले में स्रोत बहुत ही ठोस कदम सुझाता है।
सबसे पहला कदम है एंड पॉइंट्स को सुरक्षित करना। इसके लिए ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन का होना जरूरी है। स्रोत में auth2 या ZWT यानी जेसन वेब टोकन्स का उपयोग करने की सलाह दी गई है। ये ZWT असल में काम कैसे करता है? क्योंकि बहुत से लोगों ने इसका नाम सुना होता है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा तकनीकी लगता है। आसान उदाहरण से समझा जा सकता है। JWT किसी इवेंट या कॉन्सर्ट में मिलने वाले VIP रिस्ट बैंड की तरह है। अच्छा, रिस्ट बैंड। हाँ, जब कोई यूजर पहली बार लॉगिन करता है अपना ID और पासवर्ड देकर, तो सर्वर उसकी पहचान करके उसे एक डिजिटल टोकन यानी JWT दे देता है। ओके। अब यूजर जब भी कोई नई रिक्वेस्ट भेजेगा तो उसे बार बार अपना पासवर्ड नहीं देना होगा, वो बस वो डिजिटल रिस्ट बैंड यानी टोकन दिखाएगा। समझ गया। सर्वर उस टोकन को देखकर समझ जाएगा कि ये यूजर कौन है और इसे कौन सा डेटा देखने की अनुमति है। ये पूरी प्रक्रिया बहुत तेज होती है और इसे बार बार डेटाबेस में चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक बहुत ही स्पष्ट एनालॉजी है। और इसके अलावा स्रोत डेटा की सुरक्षा के लिए किन चीजों पर जोर देता है? डेटा जब इंटरनेट पर ट्रैवल कर रहा हो तो उसे एन्क्रिप्टेड होना चाहिए। इसके लिए HTTPS का उपयोग अनिवार्य बताया गया है, ताकि बीच रास्ते में कोई उस डेटा को पढ़ या चुरा ना सके। ये तो बहुत जरूरी है। इसके साथ ही इनपुट डेटा को वैलिडेट और सैनिटाइज करने पर बहुत जोर दिया गया है। क्लाइंट की तरफ से आने वाले किसी भी डेटा पर आंख बंद करके भरोसा करना सिस्टम के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। सैनिटाइजेशन का मतलब वही है ना कि अगर कोई यूजर नाम की जगह कोई हैकिंग का कोड या SQL इंजेक्शन भेजने की कोशिश करे, तो सिस्टम उसे डेटाबेस तक पहुंचने से पहले ही ब्लॉक कर दे या साफ कर दे। एकदम सही। सिस्टम को ये जांचना ही होगा कि जो डेटा आ रहा है वो उसी फॉर्मेट में हो जिसकी उम्मीद की जा रही थी। अब अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, हाँ, तो सिर्फ सुरक्षा ही काफी नहीं है। परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी ही वो चीज है जो ये तय करती है कि कोई एप्लीकेशन भारी ट्रैफिक में टिकेगा या नहीं। स्रोत में परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके बताए गए हैं। सबसे पहले है कैशिंग। कैशिंग तो शायद हर बड़े सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। हाँ, HTTP कैशिंग हेडर्स और स्प्रिंग के इनबिल्ट कैशिंग सपोर्ट का उपयोग करके हम सर्वर पर बहुत सारा लोड कम कर सकते हैं। एक उदाहरण दे सकती हैं? मान लीजिए एक ई-कॉमर्स साइट है और उसके प्रोडक्ट कैटलॉग की जानकारी दिन में सिर्फ एक बार बदलती है। तो हर बार जब कोई यूजर साइट खोलेगा तो सर्वर को डेटाबेस से वही सेम डेटा निकालकर लाने की जरूरत नहीं है। सही बात है। उस डेटा को कैश में स्टोर किया जा सकता है, जिससे रिस्पॉन्स टाइम कुछ मिलीसेकंड्स का रह जाता है। स्रोत में एसिंक्रोनस प्रोसेसिंग का भी जिक्र है, इसका क्या रोल होता है? जो काम बहुत ज्यादा समय लेते हैं, जैसे कि ईमेल भेजना या कोई बड़ी PDF रिपोर्ट जनरेट करना, उन्हें एसिंक्रोनस तरीके से बैकग्राउंड में चला दिया जाता है। अच्छा, ताकि यूजर को इंतजार न करना पड़े। बिल्कुल। इससे मुख्य API ब्लॉक नहीं होती और वो तुरंत यूजर को रिस्पॉन्स दे देती है कि आपका काम शुरू हो गया है, जबकि असली काम पीछे चलता रहता है। इसके अलावा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यावहारिक तरीका जो स्रोत में बताया गया है वो है पैजिनेशन। पैजिनेशन को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अगर डेटाबेस में 1 लाख रिकॉर्ड्स हैं और किसी API कॉल पर वो सारे 1 लाख रिकॉर्ड्स एक साथ वापस भेज दिए जाएं, तो शायद सर्वर और क्लाइंट दोनों की मेमोरी क्रैश हो जाएगी। एकदम सही कहा आपने। पैजिनेशन के जरिए डेटा को छोटे छोटे चंक्स या पन्नों में बांटकर भेजा जाता है, जैसे पेज 1, पेज 2। हाँ, जैसे एक बार में सिर्फ 20 या 50 रिकॉर्ड्स। इससे नेटवर्क बैंडविड्थ बचती है और ऐप बहुत स्मूथ चलता है। इसके साथ ही स्रोत ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग की भी बात करता है। ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा। ये मूल रूप से एरर्स को यूजर से छिपाने के बारे में है ना? से छिपाना नहीं, बल्कि सही तरीके से पेश करना कह सकते हैं। अच्छा। जब सर्वर के अंदर कोई तकनीकी खराबी आती है तो सिस्टम अक्सर एक लंबा चौड़ा स्टैक ट्रेस या कच्चा तकनीकी कोड जनरेट करता है। अगर वो सीधे यूजर की स्क्रीन पर चला जाए तो एक तो यूजर घबरा जाएगा, हाँ, वो सोचेगा कि ये क्या आ गया, और दूसरा किसी हैकर को सिस्टम के अंदरूनी जानकारी मिल जाएगी। ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग ये सुनिश्चित करती है कि अंदरूनी खराबी कुछ भी हो, यूजर को एक साफ, सुरक्षित और समझने लायक मैसेज ही मिले। जैसे कि अभी कुछ तकनीकी समस्या है, कृपया बाद में प्रयास करें। बिल्कुल। ये बहुत ही सेंसिबल अप्रोच है। और इन सब के बीच क्या सिस्टम पर नजर रखने के लिए भी कोई उपाय स्रोत में बताया गया है? निगरानी के बिना कोई भी प्रोडक्शन सिस्टम अधूरा है। स्रोत में विशेष रूप से स्प्रिंग बूट एक्चुएटर टूल का उल्लेख किया गया है। एक्चुएटर? हाँ,
ये एक ऐसा टूल है जो एप्लीकेशंस के अंदर के मैट्रिक्स को बाहर लाता है। इसके जरिए ये देखा जा सकता है कि सिस्टम कितना सीपीयू या मेमोरी इस्तेमाल कर रहा है, डेटाबेस कनेक्शन सही से काम कर रहा है या नहीं, या कितनी रिक्वेस्ट्स फेल हो रही हैं। तो अगर कोई ब्लैक फ्राइडे जैसी बड़ी सेल चल रही हो और अचानक ट्रैफिक बढ़ जाए, तो एक्चुएटर के जरिए टीम रियल टाइम में देख सकती है कि सर्वर कहां पर संघर्ष कर रहा है। बिल्कुल, ये सिस्टम का एक तरह से हेल्थ चेकअप है जो लगातार चलता रहता है। अब तक हमने बहुत सारे नियम, टूल्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस पर बात की है। हाँ, काफी कुछ कवर कर लिया है। लेकिन एक सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि इतने सारे कोड, बिजनेस लॉजिक, सुरक्षा के नियमों और डेटाबेस के कनेक्शन को आखिर एक प्रोजेक्ट के अंदर व्यवस्थित कैसे किया जाता है? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। अगर सब कुछ एक ही जगह लिख दिया जाए तो एक बहुत बड़ा कचरा बन जाएगा। यहीं पर आर्किटेक्चरल पैटर्न्स तस्वीर में आते हैं। स्रोत में मुख्य रूप से 2 पैटर्न्स को समझाया गया है। पहला है एक पारंपरिक लेकिन बहुत ही मजबूत तरीका जिसे लेयर्ड आर्किटेक्चर कहते हैं। लेयर्ड आर्किटेक्चर। इसे समझने के लिए हम एक बड़े रेस्टोरेंट का उदाहरण ले सकते हैं। लेयर्ड आर्किटेक्चर में एप्लीकेशन को 3 मुख्य हिस्सों या परतों में बांट दिया जाता है। और वो 3 परतें रेस्टोरेंट के किस हिस्से की तरह काम करती हैं? पहली परत है कंट्रोलर लेयर। ये रेस्टोरेंट के वेटर की तरह है। इसका काम है क्लाइंट से आने वाली रिक्वेस्ट्स को स्वीकार करना, ये जांचना कि ऑर्डर सही है या नहीं, और फिर अंदर किचन में पास कर देना। समझ गया, वेटर खाना नहीं बनाता। बिल्कुल। इसके बाद आती है सर्विस लेयर। ये सिस्टम का किचन या शेफ है, जहां सारा बिजनेस लॉजिक होता है, जहां असली काम होता है। हाँ, डेटा को कैसे प्रोसेस करना है, क्या नियम लागू करने हैं, ये सब यहीं तय होता है। और तीसरी परत है रिपोजिटरी लेयर। ये रेस्टोरेंट का पैंट्री या स्टोर रूम है। अच्छा। जिसका काम सिर्फ डेटाबेस से बातचीत करना और कच्चा माल यानी डेटा निकालकर सर्विस लेयर तक पहुंचाना है। ये एनालॉजी तो बहुत ही स्पष्ट है। इससे कोड बहुत साफ रहता है, क्योंकि वेटर खाना नहीं बनाता और शेफ स्टोर रूम जाकर सामान नहीं ढूंढता। सबका अपना काम तय है। बिल्कुल सही। लेकिन स्रोत में एक और पैटर्न की बात की गई है, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। लेयर्ड आर्किटेक्चर छोटे या मध्यम एप्लीकेशंस के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जब एप्लीकेशन नेटफ्लिक्स या अमेज़न जितना विशाल हो जाता है तो पूरा कोड बेस एक ही जगह रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसे मोनोलिथ कहते हैं ना? हाँ, माइक्रो सर्विसेज में एक बड़े एप्लीकेशन को कई छोटी छोटी स्वतंत्र सर्विसेज में तोड़ दिया जाता है। इस फूड कोर्ट वाले मॉडल में हर सर्विस अपना अलग काम करते हैं। जैसे एक पिज्जा का स्टॉल है, एक बर्गर का और एक ड्रिंक्स का। एकदम सही। लेकिन एक मिनट, अगर हम एक बड़े एप्लीकेशन को 50 या 100 छोटे हिस्सों में तोड़ देंगे तो क्या नेटवर्क कॉल्स और उन सब को मैनेज करना एक अलग तरह का सिरदर्द नहीं बन जाएगा? मतलब ये तो कॉम्प्लेक्सिटी को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट करने वाली बात होगी। ये बहुत सही विश्लेषण है आपका। माइक्रो सर्विसेज कोई सिल्वर बुलेट या जादुई समाधान नहीं है, इसके अपने ट्रेड ऑफ्स हैं। इसे मैनेज करना जटिल होता है। लेकिन स्रोत में इसके जो 3 बड़े फायदे बताए गए हैं वे कई बार इस जटिलता पर भारी पड़ते हैं। पहला फायदा है इंडिपेंडेंट डिप्लॉयमेंट। अगर पेमेंट सर्विस में कोई नया फीचर जोड़ना है तो पूरे एप्लीकेशन को डाउन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पेमेंट सर्विस अपडेट हो जाएगी। ये तो बहुत बड़ा फायदा है। दूसरा फायदा क्या है? दूसरा है फॉल्ट आइसोलेशन। फॉल्ट आइसोलेशन। हाँ, अगर फूड कोर्ट में पिज्जा स्टॉल का अवन खराब हो जाए तो लोग कम से कम बर्गर तो खरीद ही सकते हैं। उसी तरह अगर एक सर्विस क्रैश भी हो जाती है तो बाकी का एप्लीकेशन चलता रहता है। और तीसरा फायदा? तीसरा फायदा है टेक्नोलॉजी डाइवर्सिटी। हर सर्विस को उसकी ज़रूरत के हिसाब से अलग प्रोग्रामिंग भाषा में बनाया जा सकता है। सर्च सर्विस के लिए अलग तकनीक इस्तेमाल की जा सकती है और यूज़र प्रोफाइल के लिए अलग। तो इस सब का असल निष्कर्ष क्या है? आज की इस पूरी चर्चा से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि स्प्रिंग बूट के साथ प्रोडक्शन रेडी रेस्ट एपीआई बनाना सिर्फ कीबोर्ड पर उंगलियां चलाकर कुछ लाइन का कोड लिखने तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक पूरी इंजीनियरिंग प्रक्रिया है। इसमें ये समझना शामिल है कि एपीआई को कंज्यूमर के नजरिए से कैसे डिजाइन किया जाए, वर्जन्स को कैसे संभाला जाए, JWT और HTTPS से सुरक्षा कैसे पक्की की जाए, हाँ। कैशिंग और पेजिनेशन से परफॉर्मेंस कैसे बढ़ाई जाए, और अंततः कोड को लेयर्ड या माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के साथ कैसे व्यवस्थित किया जाए ताकि भविष्य में सिस्टम को स्केल किया जा सके। ये एक बहुत ही बेहतरीन सारांश है और इन सब के बीच स्प्रिंग बूट का जो पूरा इकोसिस्टम है वो डेवलपर्स के लिए इस भारी भरकम काम को बहुत हद तक ऑटोमेट और आसान कर देता है। सही कहा।
इसके इनबिल्ट टूल्स और एक्चुएटर जैसे मॉनिटरिंग फीचर्स ये सुनिश्चित करते हैं कि तकनीकी टीम बुनियादी ढांचे में उलझनने के बजाय मुख्य बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर अपना समय और ऊर्जा लगा सके। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन सब बातों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। क्या सवाल? हमने शुरुआत में इस बात पर काफी जोर दिया था कि रेस्ट एपीआई पूरी तरह से स्टेटलेस होती है। सर्वर कोई पुरानी बात याद नहीं रखता और हर नई रिक्वेस्ट को अपने साथ अपनी पूरी जानकारी लानी होती है। हाँ, हमने इस पर बात की थी। ये सिद्धांत स्केलेबिलिटी के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम भविष्य की ओर देखें जहां एप्लीकेशंस अविश्वसनीय रूप से जटिल होते जा रहे हैं, मान लीजिए कोई ऐसा वित्तीय ट्रांजैक्शन है जिसमें एक के बाद एक 20 अलग-अलग स्टेप्स हैं और हर स्टेप अपने पिछले स्टेप के डेटा पर निर्भर करता है। अच्छा, तो काफी डेटा इकट्ठा हो जाएगा। बिल्कुल। ऐसे परिदृश्य में जहां हर कदम पर कॉन्टेक्स्ट की जरूरत है, वहां इस स्टेटलेस मॉडल को नेटवर्क बैंडविड्थ या परफॉर्मेंस से समझौता किए बिना कैसे बनाए रखा जाएगा? ये तो सोचने वाली बात है। जब हर सिंगल रिक्वेस्ट के साथ मेगाबाइट्स में पुराना डेटा बार बार आगे पीछे भेजना पड़ेगा, तो क्या ये स्टेटलेसनेस का वरदान ही स्केलेबिलिटी के लिए सबसे बड़ी रुकावट नहीं बन जाएगा? ये निश्चित रूप से तकनीकी दुनिया और भविष्य के सिस्टम आर्किटेक्ट्स के लिए एक बहुत ही गहराई से सोचने वाली बात है।